हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सोल में। आज हम यहाँ पे मुद्रा से रिलेटेड, इसमें देखिए सारे क्वेश्चन हमारे मुद्रा से रिलेटेड होंगे। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। तो ये परिभाषा किसकी है? देखिए ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? मुद्रा स्वयं मुद्रा निर्माण करती है। तो ये कथन किसका है? तो देखिए ये कथन है क्रोमर का। देखिए क्रोमर का ये कथन है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। अगला देखिए, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए ग्रेशम का नियम जो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। देखिए यहाँ पे मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है मुद्रा का मापन, मुद्रा का संचय, मुद्रा का हस्तांतरण और यहाँ पे देखिए मुद्रा का अस्थिरीकरण। तो देखिएगा कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य देखिए मूल्य का अस्थिरीकरण जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। देखिए मुद्रा का कार्य स्थितीकरण नहीं है। यहाँ पे देखिए स्थिरीकरण। अगला देखिए, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? देखिए ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? तो देखिए ऐसी मुद्रा जो गर्म मुद्रा कहलाती हैं। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो, ऐसी मुद्रा को गर्म मुद्रा कहा जाता है। अगला देखिए, तो देखिए हवाला क्या है? हवाला देखो किसको कहा जाता है? तो हवाला एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होता है। देखिए हवाला जो है विदेशी मुद्रा का एक अवैध कारोबार है जिसको हवाला कहा जाता है। अगला देखिए, हार्ड करेंसी। तो देखिए हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो हार्ड करेंसी देखो किसको कहा जाता है? तो हार्ड करेंसी वह मुद्रा है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। हार्ड करेंसी उसको कहा जाता है जिसकी मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी कि जितनी मांग हो उसकी अपेक्षा में मुद्रा कम हो, जिसको हार्ड करेंसी बोला जाता है। जहाँ पे यानी कि कैश जो होता है वो कम होता है, जहाँ पे मुद्रा की आपूर्ति की मांग कम होती है वहाँ पे देखिए अपेक्षा से कम हो, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। अगला देखिए, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य होता है? तो सॉफ्ट करेंसी वह मुद्रा है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। देखिए सॉफ्ट करेंसी उसको कहा जाता है जिसमें वह मुद्रा है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। अगला देखिए, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं। तो देखिए जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? उसे देखिए विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं। उसे विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं। विधि ग्राह्य वह मुद्रा है जिसमें लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। अगला देखिए, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय। तो देखिए सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय होता है? तो यहाँ पे देखिए सस्ती मुद्रा से यह अभिप्राय होता है कि देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। देखिए सस्ती मुद्रा यह होता है जो देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, इसको सस्ती मुद्रा कहा जाता है। देश में देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुद्रा आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था को सस्ती मुद्रा कहा जाता है। अगला देखिए, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती हैं? देखिए किन देशों की मुद्रा प्रायः यानी कि हमेशा हार्ड करेंसी होती है? तो देखिएगा विकसित देशों की मुद्रा जो वो हमेशा हार्ड करेंसी होती हैं, यानी कि प्राय मतलब हमेशा, यानी कि ऑलवेज। तो किन देशों की मुद्राएं हार्ड करेंसी होती हैं? तो देखिए विकसित देशों की मुद्राएं जो वो हार्ड करेंसी होती हैं। अगला देखिए, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। तो देखिए भारत की विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है? तो है देखिए
रुपया। भारत में क्या चलता है? तो देखिए भारत में रुपया चलता है। यहाँ पे देखिए भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा क्या है? तो वो है रुपया। अगला देखिए सही कथन है। तो देखिए यहाँ इसमें से सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। देखिए वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। और यहाँ पे देखिए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। और देखिए इसके आगे भी है, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में अधिक रहती है, तो देखिएगा वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। तो इसमें से देखिएगा हमारा ये वाला 3 नंबर थर्ड वाला देखिए, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला कथन रॉन्ग होगा। सो यहाँ पे देखिए ये वाला कथन हमारा रॉन्ग है और यहाँ पे देखिए ये वाला राइट है। इसके पहले आपने 2 देखा और देखिए ये वाला हमारा राइट है। अगला देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो देखिए सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाने को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण। देखिए सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाने को विमुद्रीकरण कहा जाता है। अगला देखिए, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। तो देखिए बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन से थे? तो थे जेबी से। देखिए जेबी से जो थे वो बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। अगला देखिए, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। देखिए मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो मुद्रा के संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। देखिए मुद्रा संकुचन वह कारण है जहां माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की कमी, इसे मुद्रा संकुचन का यह बहुत बड़ा कारण है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सी मुद्रा जो आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होती है? तो है मुक्त बाजार नीति। देखिए वह मुक्त बाजार नीति ऐसी मुद्रा है जो आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होती है। अगला देखिए, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? तो देखिए वह अवस्था कौन सी होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं? ऐसी स्थिति को देखिए मुद्रा स्फीति कहा जाता है। मुद्रा स्फीति कहा जाता है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, ऐसी स्थिति में मुद्रा स्फीति कहा जाता है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है तो क्या कहलाती है? देखिए अर्थव्यवस्था वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है वह क्या कहलाती है? तो देखिएगा वो यहाँ पे वो कहलाती है देखिए स्टेफ्लेशन। देखिए उसे बोला जाता है स्टेफ्लेशन। ऐसी अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति को स्टेग्लेशन कहा जाता है। अगला देखिए, मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं। देखिए मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं कैसी होती हैं? तो देखिए महंगी हो जाती हैं। यहाँ पे देखिएगा महंगी हो जाती हैं। मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं जो वो महंगी हो जाती हैं। अगला देखिए, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। तो देखिए लगातार अगर किसी चीज़ में किसी की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है मुद्रा स्फीति। देखिए लगातार अगर कीमतों में वृद्धि हो रही है तो उसे कहा जाता है मुद्रा स्फीति। अगला देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी छाप कर पाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि विफल
हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखिए इससे मुद्रा की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पे देखिएगा है मुद्रा की स्फीति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रा स्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। देखिए वह कौन सा वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। तो देखिए देनदार है, उसको बोला जाता है देनदार। देखिए देनदार को जो है मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि होती है। अगला देखिए, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो देखिए मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है। तो होता है देखिए ऋणी। यहाँ पे देखिएगा ऋणी जो मुद्रास्फीति से अधिक लाभ होता है। यहाँ पे देखिए मुद्रास्फीति से ऋणी को जो है सबसे ज़्यादा लाभ होता है। अगला देखिए, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। देखिए मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। इसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। देखिए मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की स्थिति अगर एक साथ हो तो उस उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अगला देखिए, स्फीति को इनमें से किसके द्वारा होता है। देखिए स्फीति को इनमें से किसके द्वारा होता है। तो देखिए स्फीति किसके द्वारा होती है। तो यहाँ पे देखिए बचत का बजट, सरकारी व्यय में कटौती, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि। तो देखिए स्फीति के कारण कौन से हैं, किसके द्वारा होती है। तो देखिए इनमें से जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो देखिए ब्याज दर की कमी जो है वो मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्याज दर में कमी जो है वो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। अगला देखिए, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग देखिए किया जाता है मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो देखिए भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पे देखिए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। यहाँ पे देखिएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। अगला देखिए, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब। देखिए मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में, किस वर्ष में। यहाँ पे देखिएगा उस यानी कि किस वर्ष में। यहाँ पे देखिएगा उस यानी कि किस वर्ष में मानी जाती है। तो मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में यह अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। देखिए मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। अगला देखिए, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण किया जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा मुद्रा आपूर्ति के वृद्धि कर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। तो देखिए निम्नलिखित में से मुद्रा की आपूर्ति की तरल माप कौन सी है। तो वह देखिए M1। यहाँ पे देखिएगा M1 जो है वो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है।
अगला देखिए, किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। देखिए, किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो देखिएगा, मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा किसको कहा जाता है। देखिए, M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। देखिए, मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा किसे कहा जाता है, तो विस्तृत मुद्रा जो है वो M3 को कहा जाता है। अगला देखिए, मुद्रा पूर्ति की माप M3 में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए, मुद्रा पूर्ति की माप में M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिएगा, डाक खानों की मांग को जो है M3 की माप में शामिल नहीं किया जा सकता। देखिए, मुद्रा पूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, डाक खानों की मांग को मुद्रा पूर्ति की माप M3 में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा, डाक खानों की मांग जमा जो वो मुद्रा पूर्ति की माप यानी कि M3 में सम्मिलित नहीं किया जाता। अगला देखिए, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, मुद्रा आपूर्ति, यहाँ पे देखिए मुद्रास्फीति जो है किस कारण से होती है। तो देखिए, मुद्रास्फीति जो है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। देखिए, मुद्रा पूर्ति में जो है वृद्धि हो जाने के कारण मुद्रास्फीति का कारण हो जाती है। यहाँ पे देखिएगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति का ये कारण होता है। अगला देखिए, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है। देखिए, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है। तो देखिएगा, वह रुपए का अवमूल्यन, अप्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। तो देखिएगा, किस घटक ने भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का प्रमुख योगदान दिया है। तो देखिए, रुपयों का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। तो देखिएगा, इन सभी ने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, इनमें से सभी। अगला देखिए, देश में विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस संगठक को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ। देखिए, RBI की विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ जो वो देश में विदेशी मुद्रा के भंडार के घटक में सम्मिलित किया जाता है। और अगला देखिए, RBI के स्वर्ण भंडार को देखिए शामिल किया जाता है और रुपए की पूर्ति परिवर्तनीयता को शामिल किया जाता है। यानी कि इनमें से देखिए, इनमें से सभी को शामिल किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, डी वाला ऑप्शन राइट होगा, इनमें से सभी को शामिल किया जाता है। अगला देखिए, भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया जो है, भारत का भारतीय मुद्रा कौन सा है, तो है रुपया। तो यहाँ पे देखिएगा, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो देखिए, भारत की मुद्रा यानी कि रुपया का आधिकारिक विनिमय की दर किससे संबंधित है। तो देखिए, संबंधित चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। देखिए, वो चुनी भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया जो है वो उसकी आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है चुनी हुई, यहाँ पे देखिए लिखा है, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। तो भारतीय मुद्रा का आधिकारिक अधिनियम दर संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ। देखिए, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शुरू किया गया देखिए 1806 ईस्वी में। देखिए, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन जो है वो 1806 ईस्वी में शुरू किया गया। यहाँ पे देखिए, 1806 ईस्वी में शुरू किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। तो देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग कहाँ पे खर्च होता है। तो देखिए, पेट्रोलियम के आयात में भारत की विदेशी मुद्रा ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि देखिए, भारत में पेट्रोलियम जो है वो बाहर से आता है। तो यहाँ पे देखिए, बाहर में जो चलता है तो वहाँ की मुद्राओं में हमको देना पड़ता है। तो बाहर की जो मुद्राएं हैं उसकी मुद्रा हमें देकर वहाँ से पेट्रोलियम का आयात करना पड़ता है। तो देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, तो पेट्रोलियम आयात पर खर्च होता है। अगला देखिए,
काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। तो देखिए काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है यह गैर कानूनी आय है। और देखिए अगला दिया गया है यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है। यह एक आय है जिसका औचित्य नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा काली मुद्रा क्या है, तो वह आय है जिस पर कर अपवचन नहीं हुआ। तो देखिए काली मुद्रा वह है जिस पर अपवचन नहीं हुआ है। अगला देखिए अवमूलन शब्द का अर्थ है। तो देखिए अवमूलन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो अवमूलन शब्द का ये अर्थ होता है देखिए अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्राओं की तुलना को घटाना। तो देखिए अवमूलन शब्द का अर्थ होता है कि देखिए स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। यहाँ पे देखिए अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी यानी कि अपने देश की, स्वदेशी मतलब अपने देश की, तो मुद्रा को घटाना जो अवमूलन कहलाता है। तो देखिएगा जैसे समझ लीजिए आप स्वदेशी मुद्रा यानी कि जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, तो अपने मूल्य को घटाना जो है वो अवमूलन शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्राओं की तुलना में। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है अवमूलन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बी है अवमूलन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। यहाँ पे देखिए अवमूलन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है और अवमूलन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा ये दोनों कथन सही होगा। देखिए ये दोनों कथन हमारे सही हैं। तो यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन इसमें जो दिया गया है वो राइट होगा, उपयुक्त में से दोनों। अगला देखिए अवमूलन का उद्देश्य होता है। तो देखिए अवमूलन का उद्देश्य क्या होता है, तो अवमूलन का देखिए मुख्य उद्देश्य ये होता है कि निर्यात को प्रोत्साहित करता है। देखिए निर्यात को जो प्रोत्साहन करता है, देखिए निर्यात को जो प्रोत्साहन करता है अवमूलन का यही उद्देश्य होता है। तो देखिए अवमूलन का उद्देश्य ये है कि निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए यानी कि प्रोत्साहित करना। अगला देखिए भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो देखिए भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो देखिए वो कदम कौन सा हमारा है, तो वह है अवमूलन। देखिए अवमूलन हमारा वो कदम होगा जो भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में हमें सुधारने में सहायक होगा। अगला देखिए अब तक भारतीय रुपये का कितना बार अवमूलन किया जा चुका है। देखिए अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूलन किया जा चुका है, तो देखिएगा भारतीय रुपये का अवमूलन देखिए 3 बार किया जा चुका है। यहाँ पे देखिएगा भारतीय रुपये का अवमूलन जो वो 3 बार किया जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है, 3 बार। तो देखिए भारतीय रुपये का अवमूलन कितनी बार किया गया है, तो किया गया है 3 बार। अगला देखिए भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूलन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए यहाँ पे भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूलन किस वर्ष में किया गया था, तो किया गया था 1991 में। देखिए 1991 में भारतीय रुपये का जो अंतिम अवमूलन किया गया था। अगला देखिए किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूलन किया गया था। देखिए किस वर्ष भारतीय रुपये को 2 चरणों में अवमूलन किया गया था, तो किया गया था देखिए 1991 में। तो देखिएगा 1991 में भारतीय रुपये का जो अंतिम अवमूलन किया गया था और इसे 2 चरणों में किया गया था। देखिए अंतिम अवमूलन जो वो 1991 में किया गया था और ये 2 चरणों में किया गया था। अगला देखिए जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूलन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिका डॉलर में अवमूलन हुआ। तो देखिएगा देखिए जुलाई में 1991 में भारतीय रुपये को 2 चरणों में अवमूलन किया गया था। देखिए ये अंतिम अवमूलन था। तो अवमूलन कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है। तो ये अंतिम वाला अवमूलन जो है वो जुलाई 1991 में हुआ था। और यहाँ पे देखिए प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिका डॉलर में अवमूलन हुआ था। तो देखिए अवमूलन कितने प्रतिशत हुआ था, तो देखिए भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर में 20% अवमूलन हुआ था। देखिए
प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में 20% अवमूल्यन हुआ था। अगला देखिए, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। तो देखिए, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो यहाँ पे देखिएगा 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में। देखिए 1993 के 93 से 94 केंद्रीय बजट में जो है भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 1993 से 94 में के केंद्रीय बजट में जो है भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है। सो ये वीडियो था हमारे मुद्रा से रिलेटेड। देखिए सारे क्वेश्चन इसमें आपको मुद्रा से रिलेटेड मिलेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।